मास्टर बैच 2.0 के लेक्चर नंबर 18 में आप सब लोगों का स्वागत है। तो यह है यूनिट नंबर 2 थर्मल फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 और आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। तो इस क्लास में हम थर्मोडायनेमिक्स के आपके टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा नहीं हो सकते कि हम जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करें, बट इतना है कि जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो भी 16 से 18 या 20 क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चंस को अगर आप प्रॉपर तरीके से कवर करते हैं और हर क्वेश्चन के साथ जुड़ी हुई जो भी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, अगर उन सारे पार्ट को अच्छे से आप कवर करते हैं और सप्लीमेंट्री लेक्चर्स को देख लेते हैं, तो मैं इस बात की गारंटी आपको देता हूं कि जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी तक आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इन लेक्चर्स में मिल जाएगा। चाहे आप ये न्यूमेरिकल वाला लेक्चर देख लीजिए मास्टर बैच का, या इसके अलावा जो भी हम आपको लेक्चर से पहले सप्लीमेंट्री लेक्चर प्रोवाइड करते हैं प्रीवियस बैच का, उन लेक्चर्स को मिलाकर के सारे जो एस्पेक्ट होते हैं प्रॉब्लम्स के वो कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी आप ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस को काउंट होकर के परेशान ना हो कि सिर्फ 16 क्वेश्चन हुए, सिर्फ 18 हुए। एक्चुअल में मेरा क्वेश्चन पे कभी भी फोकस नहीं होता। फोकस इस बात पे होता कि क्या पूरे चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो सब इतने क्वेश्चन के अंदर कवर हो जाएंगे। तो चाहे वो 10 ही क्वेश्चन हो, लेकिन वो 10 में सारे आपके जितने भी चीजें जरूरी हैं आपको जाननी, वो सब इसमें कवर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आप में से बहुत सारे लोग नए हैं जो कि चैनल पर अभी बहुत जल्दी में जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप प्ले स्टोर पर जाकर के फिजिक्स स्कॉलर का ऐप डाउनलोड करके उसमें टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी की बैच के लिए रजिस्टर कर दीजिए। हम जब आपको उसमें अलाउ कर देंगे तो सारे नोट्स का जो भी उसके अंदर कंटेंट है उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ हम ऑलरेडी टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी के पूरे सिलेबस को पढ़ा चुके हैं प्रीवियस बैच में, जो पिछले वैकेंसी आई थी आपकी 2021 की। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के यूनिट वाइज सारे लेक्चर्स को वहां पर देख सकते हैं, या फिर हम हर लेक्चर के साथ में सप्लीमेंट्री लेक्चर के तौर पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप वहां से भी लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है ना, और क्वेश्चंस के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एट द सेम टेम्परेचर। अगर 0 डिग्री सेल्सियस वाले 10 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस वाले 10 ग्राम पानी में कन्वर्ट किया जाए तो एंट्रोपी में कितना चेंज होगा। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले तो आप ये जानिए कि एंट्रोपी का क्या मतलब होता है। एंट्रोपी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, और ये एक तरह से डिग्री ऑफ रैंडमनेस होता है, मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस, यानी कि रैंडमनेस को मेजर करने का एक वो है ना, रैंडमनेस को मेजर करने वाली एक फिजिकल क्वांटिटी है। और एंट्रोपी को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। हम कभी भी एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू को नहीं मेजर करते हैं। किसी भी सिस्टम की किसी भी स्टेट में एंट्रोपी को हम एब्सोल्यूट एंट्रोपी नहीं पता करते, बल्कि एंट्रोपी में चेंज या कह लीजिए सीधे सीधे एंट्रोपी में इंक्रीमेंट को मेजर करते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा एंट्रोपी कभी भी डिक्रीज नहीं होती है। आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ कि यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है वो लगातार बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना, तो चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस का एक फार्मूला होता है हमारे पास। एक फार्मूला होता है डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू और अपान में टी। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद एक और फार्मूला हमारे पास आता है, वो होता है एम इंटू सी इंटू लॉग बेस ई, और यहां पर फाइनल टेम्परेचर अपान इनिशियल टेम्परेचर। ये दोनों के दोनों चेंज इन एंट्रोपी के फार्मूले आप देखें, और ये ध्यान रखें कि इस फार्मूले को हमें कब कब यूज करना है। जब सिर्फ स्टेट में चेंज होगा। स्टेट में चेंज का मतलब जैसे 0 डिग्री सेल्सियस का आइस 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो गया, सिर्फ स्टेट चेंज हुआ है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो ऐसी जगहों पर हम ये वाला फार्मूला यूज करने वाले हैं। और चूंकि स्टेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो जो भी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को यहां रखेंगे, और स्टेट चेंज होने में जो हीट का ट्रांसफर हुआ है हॉट बॉडी से कोल्ड में या कोल्ड वाले से हॉट में, ये जो भी आप यहां से निकालेंगे उसकी वैल्यू हो जाएगी डेल्टा क्यू इक्वल टू एम इंटू एल के। ठीक है ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस का आइस 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये फार्मूला एम एल एफ हो जाएगा। और 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर आपका 100 डिग्री सेल्सियस के वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो एम एल वी हो जाएगा, है ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का डिफरेंस हो जाएगा। बाकी ये फार्मूला आप कब यूज करेंगे, जब टेम्परेचर का चेंज होगा। टेम्परेचर का
चेंज होगा। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर Ti से बढ़ करके बदल करके Tf हो गया तो ऐसे में एंट्रोपी का चेंज कितना हुआ, m इंटू सी इंटू लॉग बेस ई और Tf अपान Ti यानी कि T फाइनल अपान T इनिशियल। ठीक है, इसी को सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट आता। दोनों पहले तो आप फार्मूला याद कर लीजिए। दूसरी बात आप ये याद रखें कि जो एंट्रोपी में चेंज होता है या चेंज इन एंट्रोपी है वो एडिटिव नेचर का होता है। एडिटिव नेचर का, एडिटिव इन द सेंस कि सपोज अगर आपका कोई एक सिस्टम है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो एक तो यहां से इस वाले स्टेट में पहुंचा, फिर इस वाले स्टेट से इस वाले स्टेट में पहुंचा, तो ऐसे में कुछ इधर हीट का ट्रांसफर, कुछ इधर हीट का ट्रांसफर, यानी कुछ इधर एंट्रोपी में चेंज, कुछ इधर एंट्रोपी में चेंज। दोनों एंट्रोपी में चेंज निकाल करके आप उनको अगर जोड़ देंगे डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एस वन प्लस डेल्टा एस टू, तो आपको मिलेगा इस स्टेट ए से इस स्टेट सी के बीच का चेंज इन एंट्रोपी, है ना। यहां से यहां तक का एंट्रोपी चेंज और यहां से यहां तक का एंट्रोपी चेंज, दोनों को प्लस करेंगे तो यहां से यहां तक का टोटल एंट्रोपी चेंज आपको मिल जाएगा। अब आपको पता है कि यहां से यहां तक का जब स्टेट चेंज हो रहा है या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अगर यहां से यहां जाने पर स्टेट चेंज हो रहा है या टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हीट निकालने का फार्मूला आपके पास पता है। अगर सपोज स्टेट चेंज हो रहा है तो आप पहले तो ये हीट निकालेंगे, इसमें रखेंगे, तब आपको एंट्रोपी चेंज मिलेगा। और अगर टेम्परेचर का डिफरेंस हो रहा है तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे, तब आपको एंट्रोपी का चेंज मिल जाएगा, है ना। तो आप किसी दोनों में से किसी भी एक को इस्तेमाल करके चेंज इन एंट्रोपी निकाल के ऐड कर दीजिएगा। इतनी बातें आप एंट्रोपी के बारे में ध्यान रखें, ठीक है। इसको आप पहले तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में यह है कि 0 डिग्री सेल्सियस का जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो रहा है ना। इसका मतलब यह है कि यहां पर स्टेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो चेंज इन एंट्रोपी के लिए हमें यही फार्मूला यूज करना चाहिए, स्टेट वाला। तो डेल्टा क्यू के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, m इंटू में एल एफ। क्यों, क्योंकि हमारा 0 डिग्री सेल्सियस में ही हो रहा है चेंज, दैट मीन्स टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ, बस ये आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो स्टेट चेंज हो रहा है तो चेंज इन हीट इक्वल टू हो जाएगा, या हीट जो इसको दिया गया m इंटू एल एफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि गलन की गुप्त उष्मा, जिसकी वैल्यू 80 होती है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मास ग्राम में ही दिया हुआ है 10 ग्राम। तो ये हीट आपको यहां पर मिल जाएगा, चेंज इन हीट इक्वल टू 10 इंटू 80 मतलब 800 कैलोरी, यानी 800 कैलोरी हीट देने पर ये वाला चेंज यहां पर हो जाएगा। और इसको आप यहां रख दीजिए। और टेम्परेचर कितना है, 0 से 0 ही है, यानी टेम्परेचर T इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या, केल्विन, 273 केल्विन। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ जो टेम्परेचर है वो केल्विन में है, डिग्री सेल्सियस में नहीं है, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर यहाँ लिखना है। तो यहाँ से हमने निकाल लिया क्यू की वैल्यू, और डेल्टा एस इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 800 और बटे में ये आपका 273 केल्विन, और इससे आप डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 2.9 समथिंग आ जाएगा। तो 2.93 ऐसा एक ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 2.93 और ये कैलोरी और ये केल्विन, कैलोरी पर केल्विन, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो नोट कर लीजिए। और आपने देखा ना कि एक क्वेश्चन के साथ आप बहुत सारी चीजें जान गए, जैसे जो रैंडमनेस होता है उसका जो मेजरमेंट होता है वो एंट्रोपी से होता है। एंट्रोपी हमेशा मतलब एंट्रोपी निगेटिव नहीं होती, आप कह सकते हैं एंट्रोपी या तो 0 होती, चेंज इन एंट्रोपी या तो 0 होगी या तो वो इंक्रीज होगी यानी कि पॉजिटिव आएगा। एंट्रोपी हम एब्सोल्यूट मेजर नहीं करते, बल्कि एंट्रोपी का हम चेंज मेजर करते हैं। चेंज इन एंट्रोपी का जो फार्मूला है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। वैसे तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कहने के और भी तरीके हैं, जैसे आपने केल्विन प्लांक स्टेटमेंट पढ़ा होगा, आपने क्लासियस स्टेटमेंट पढ़ा होगा, वो सब भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ही बताने के तरीके हैं। उसमें से एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपका एंट्रोपी का है। एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि एंट्रोपी को कहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था, तो आप ये भी ध्यान रखें, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी नाम की चीज को इंट्रोड्यूस किया गया, ये बताने के लिए कि स्टेट जो किसी भी सिस्टम का जो रैंडमनेस है या उसके जो स्टेट में कितना एक तरह का चेंज आया है, उसके लिए ये क्वांटिटी है आपका एंट्रोपी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 2 बार देखिए पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। हर क्वेश्चन के साथ कम से कम 5 से 8 चीजें आपको सीखनी होंगी, तो 20 क्वेश्चन का आपका 80 क्वेश्चन बन जाएगा ये। इसमें देखिए आपको सीधी सी बात है, एक कार्नो रेफ्रिजरेटर दिया हुआ है जो 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऑपरेट करता है। आपको कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि निष्पादन गुणांक निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, देखिए जो आपका हीट इंजन होता है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कितना अच्छा रिजल्ट दे रहा है, ये मेजर करने के लिए हम निकालते हैं उसकी इफिशियंसी या दक्षता, है ना, हीट इंजन का। और जो आपका ये रेफ्रिजरेटर होता है जो कि हीट इंजन का बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है इसका,
है ना, इसको आप रिवर्स हीट इंजन भी बोल सकते हैं, इसको हीट पंप भी बोला जाता है। तो ये जो है आपका इसके केस में हम इसकी क्वालिटी को मेजर करने के लिए निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या निष्पादन गुणांक। तो आप तो ये समझ लीजिए सबसे पहले कि ये है आपका रेफ्रिजरेटर और ये है आपका कोल्ड बॉडी टेम्परेचर T2 जिसको हम सिंक बोलेंगे या रिजर्वायर बोलेंगे। ये है आपका सोर्स जिसका हाई टेम्परेचर ज्यादा, इसको हम हॉट बॉडी, इसको हम कोल्ड बॉडी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। T1 इज ग्रेटर देन T2। ये है आपका रेफ्रिजरेटर। इसके ऊपर जब हम कुछ एक्सटर्नल वर्क करते हैं, कुछ एनर्जी खर्च करते हैं, तो ये क्या करता है, कोल्ड बॉडी से हीट को लेता है, कोल्ड बॉडी से हीट को लेता है और उस हीट को हॉट बॉडी की ओर ट्रांसफर करता है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर आप रेफ्रिजरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप ये बात बोलेंगे इसमें कि कोई भी ऐसा डिवाइस पॉसिबल नहीं है या कोई भी ऐसा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसमें बिना एक्सटर्नल वर्क किए हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की ओर यानी ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर हीट का हम ट्रांसफर कर सके, है ना। यानी ये तभी पॉसिबल है कि आप हीट को ठंडे वाले में से भी हीट निकाल के और ठंडा कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर की हेल्प से। ये तभी पॉसिबल है जब आप कोई ना कोई एक्सटर्नल वर्क करेंगे या कोई ना कोई आप यहां पर एक तरह से एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक तरह से यह भी कहना है कि कभी भी ये W की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है। W की वैल्यू जीरो होना एक आइडियल केस है, रियल में या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। W की वैल्यू आप जीरो नहीं कर सकते। और यहां से आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या निष्पादन गुणांक, इसका फार्मूला K इक्वल टू हो जाएगा ये Q2 अपान W होता है। अगर W की वैल्यू आप जीरो रखते तो ये आ जाता इनफाइनाइट, लेकिन W की वैल्यू जीरो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब K की वैल्यू इनफाइनाइट भी पॉसिबल नहीं। रियल में प्रैक्टिकली किसी भी रेफ्रिजरेटर का निष्पादन गुणांक अनंत नहीं हो सकता। अगर आप कह रहे हैं कि K की वैल्यू अनंत है, दैट मीन्स आप ये कहना चाहते हैं W की वैल्यू जीरो है, दैट इज ये कि ये रियल प्रोसेस नहीं है बल्कि ये आइडियल रेफ्रिजरेटर होगा, तभी ऐसा आप बोल सकते हैं, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि ये W कभी भी जीरो नहीं हो सकता। बिना वर्क किए आप कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की ओर हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। W की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इनफाइनाइट नहीं हो सकता, ये रियल में। और अगर आप आइडियली बोल रहे हैं तो आइडियली अगर आप ये बोल रहे हैं तो ये एक आइडियल रेफ्रिजरेटर बोला जाएगा, जो कि रियल में पॉसिबल नहीं। ठीक है, चलिए अब प्रॉब्लम की ओर आते हैं। हमारा फार्मूला है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालने के लिए हमें ये निकालना होगा, और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को कई बार हम बीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है Q2 अपान में W। Q2 मतलब कि ठंडी वस्तु से ली गई उष्मा, और W मतलब इसके ऊपर किया गया एक्सटर्नल वर्क या बाह्य ऊर्जा जो दी गई है। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं Q2 अपान ये जो W है इसका फार्मूला होता है Q1 माइनस Q2, है ना। Q1 में से Q2 को माइनस करिए तो W के बराबर होता है। और दूसरा ये कि इसको अगर हम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में लिखें तो इसी के करस्पॉन्डिंग हम लिखते हैं T2, और यहां पर हो जाता है T1 माइनस में T2। ये सारे एस्पेक्ट आपको याद रखने चाहिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या निष्पादन गुणांक निकालने के लिए। ये सब आपको याद रखना है। सवाल कैसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सिंबल इसकी जगह पर ये भी यूज हो सकता है। अब यहां पर इस सवाल में दोनों टेम्परेचर दिया हुआ है, तो कम टेम्परेचर मतलब T2 कोल्ड बॉडी का, और ज्यादा टेम्परेचर मतलब T1 यानी कि हॉट बॉडी का टेम्परेचर। तो T1 इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, T2 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ध्यान रहे यहां जो कैपिटल T हम यूज कर रहे हैं इसका मतलब कि हमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर यूज करना है। आपको पता होगा कि हम अक्सर जब कैपिटल T लिखते हैं इसका मतलब हमारा ये होता है कि हम जो टेम्परेचर है उसको हम केल्विन में लिखेंगे, जिसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर या परम ताप बोलते हैं। बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप जानते हैं कई जगहों पर इसका मीनिंग कुछ और भी हो जाता है। बट जब टेम्परेचर वाली बात हो और ऐसा सिंबल स्पेशली यूज किया जा रहा है तो उसका ये मतलब निकलता है। तो आप देखिए ये टेम्परेचर में हमें मतलब इस डिग्री सेल्सियस को हमें पहले केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। तो 100 प्लस 273 ऐड करने पर ये हो जाएगा 373 केल्विन, और जीरो है ना, ये जीरो है ना, 0 प्लस 273 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 273 केल्विन। बस अब ये टेम्परेचर आप यहाँ पर रख दीजिए तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस K इक्वल टू मिल जाएगा, ठीक है ना। K इक्वल टू कितना, ये T2 यानी कि T2 मतलब 273 और अपान में T1 मतलब कि 373 और माइनस में T2 यानी कि 273, ये आ गया 273 और अपान में इसका डिफरेंस आ जाएगा 100, ठीक है ना। ये हो गया आपके इस रेफ्रिजरेटर का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि 273 अपान 100, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, जितनी भी हमने बातें बताई हैं रेफ्रिजरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी बातें आप याद रखें।
क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये भी एक कहना है कि W की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती, यानी ऐसा कोई रेफ्रिजरेटर या प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसमें बिना वर्क डन किए हम लो टेम्परेचर वाली बॉडी से हीट निकाल के हाई टेम्परेचर वाली बॉडी को ट्रांसफर करें। क्योंकि नेचुरली क्या होता है, स्पॉन्टेनियस क्या होता है, ये हाई टू लो जो है हीट ट्रांसफर होता है, फिर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है। लेकिन आप उल्टा करना चाहते हैं तो आपको बाहर से कुछ एनर्जी खर्च करनी होगी, कुछ वर्क करना होगा। ये W कभी भी जीरो नहीं हो सकता, अगर है तो ये आइडियल केस है, ये प्रैक्टिकल केस नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं मेल्टिंग ऑफ आइस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज, मतलब कोई बर्फ अपने गलनांक पर पिघल रहा है तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये कौन सा प्रक्रम है। ठीक है, बर्फ अपने गलनांक पर पिघल रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आइस है जब वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर मेल्ट होता है यानी गलनांक पर पिघलता है तो वो वाटर में तो कन्वर्ट होता है, लेकिन हम इस दौरान उसको जो भी हीट देते हैं वो हीट लेटेंट हीट के फॉर्म में ये ले लेता है, अपना स्टेट चेंज कर लेता है, लेकिन अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करता। ठीक, तो इसका मतलब यह हुआ कि मेल्टिंग पॉइंट पर जब आइस मेल्ट होता है तो वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, स्टेट चेंज हो गया, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। और जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता दैट मीन्स डेल्टा टी इक्वल टू जीरो आता है, इस तरह के प्रोसेस को जिसमें टेम्परेचर समान होता है उसको हम बोलते हैं समतापीय प्रक्रम, है ना। इसका नाम है समतापीय प्रक्रम। समतापी प्रक्रम मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस समतापी प्रक्रम, जहां पर ताप परिवर्तित ना हो, ताप का मान नियत रहे। तो ये तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, समतापी प्रक्रम यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरा, इसके साथ और क्या क्या हो सकता है आप ये समझिए। इसके साथ आपसे ये सवाल में पूछ सकते हैं कि जब ये मेल्टिंग मतलब आइस जो है अपने मेल्टिंग पॉइंट पर मेल्ट होता है उस टाइम ये कौन से लॉ को फॉलो करता है। कौन से लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या है? अब चूंकि देखिए ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर जो है वो क्या है, एक तरह से कांस्टेंट है। तो आपको पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो गैसेस की अगर हम बात करें, वैसे गैसेस की बात करें तो फिलहाल तो ये गैस का केस नहीं है, तो गैसेस के केस में आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होने पर बायल्स लॉ फॉलो होता है। साथ ही साथ इसमें अगर वर्क डन की बात करते हैं, वर्क डन का क्या फार्मूला होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो इसका अपना फार्मूला होता है 2.3026 म्यू आर टी लॉग V2 अपॉन V1, है ना। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जितनी भी चीजें, आपको स्लोप पूछ सकते हैं, आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, आइसोथर्मल से रिलेटेड कोई भी बात पूछते हैं तो आप इसको ध्यान रखें, है ना। इनडायरेक्टली वो यहां पर भी आ सकते हैं। दूसरा ये कि ये इन्होंने आइस वाला प्रॉब्लम पूछा ना, ये एक और प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है, अगर हम बात कर लें कि कोई आइस की बजाय अगर ये हमारा वाटर हो जाए और ये 100 डिग्री सेल्सियस पर हो, और 100 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर को हम हीट दे रहे हैं, मतलब ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पर है, इसको जब हीट देंगे तो वो भी इसको लेटेंट हीट के फॉर्म में गुप्त उष्मा के रूप में लेगी और ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, सिर्फ स्टेट ही चेंज होगा। तो यहां पर भी आप देखिए टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, यानी ये भी क्या है, एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक, तो यानी बर्फ का यानी आइस का अपने मेल्टिंग पॉइंट पर मेल्ट होना और वाटर का अपने बॉइलिंग पॉइंट पर इवेपोरेट होना, वाष्पीकृत होना, ये दोनों के दोनों समतापी प्रक्रम या आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्योंकि इन दोनों ही प्रोसेस में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है, और जहां टेम्परेचर चेंज नहीं होता उसी को आइसोथर्मल या समतापीय प्रक्रम बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये नोट कर सकते हैं, अगली बार हो सकता है इसकी बजाय ये पूछ लें आपसे। नेक्स्ट देखिए, रिलेशन बिटवीन द इफिशियंसी ई ऑफ कार्नो इंजन एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के ऑफ कार्नो रेफ्रिजरेटर इज, मतलब कार्नो रेफ्रिजरेटर के कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या निष्पादन गुणांक के और कार्नो इंजन की दक्षता यानी इफिशियंसी ई के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, क्वेश्चन को करने से पहले हम इसके बारे में शॉर्ट में दोनों को समझेंगे थोड़ा सा, कि रेफ्रिजरेटर और जो आपको ये आपका कार्नो इंजन है ये दोनों क्या है, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इनके बेसिस पर किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है और कौन कौन से इनके लिए स्टेटमेंट है। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए यहां पर ये रेफ्रिजरेटर को, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि रेफ्रिजरेटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके ऊपर हम एक्सटर्नल वर्क करते हैं, और एक्सटर्नल वर्क करके क्या करते हैं, ठंडी वस्तु से कुछ उष्मा हम लेते हैं और उस उष्मा को हम गर्म वस्तु की ओर ट्रांसफर कर पाते हैं। ठीक है ना, गर्म वस्तु की ओर, यानी जिसका टेम्परेचर T1 है, यहां पर T1 की वैल्यू जो है वो T2 से ज्यादा है, T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है, तो इसके लिए एक स्टेटमेंट है जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लासियस स्टेटमेंट, जो ये कहता है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग
कोई भी ऐसा प्रोसेस या कोई भी ऐसा डिवाइस पॉसिबल नहीं है जिसमें हम ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर उष्मा का प्रवाह अपने आप करा सके। ठीक है ना, कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसमें स्पॉन्टेनियसली अपने आप उष्मा का प्रवाह ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर हो सके बिना एक्सटर्नल वर्क किए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है ना, यानी विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी इज इम्पॉसिबल या नॉट पॉसिबल। यह है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक स्टेटमेंट रेफ्रिजरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम बोलते हैं क्लासियस स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये जो रेफ्रिजरेटर होता है इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है ये बताने के लिए हम यहां पर कार्यशीलता गुणांक या फिर निष्पादन गुणांक को डिफाइन करते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से या फिर बीटा से। और इसका मतलब ये होता है कि जो आपने ठंडी वस्तु से उष्मा ली हुई है वो, और ये जो आपने कार्य किया है ये, इन दोनों का रेशियो क्या है ना, इसी को हम बोलते हैं निष्पादन गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक, दूसरा, अच्छा एक चीज यहां पर और है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि इसमें अगर ये कभी भी अपने मन से पॉसिबल नहीं है, यानी हमें एक्सटर्नल वर्क को तो करना ही करना पड़ेगा, यानी ये चीज कराने के लिए आपको ध्यान रखना है कि W की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, आपको W की वैल्यू चाहिए ही चाहिए। मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं W इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, W को 0 करने का मतलब कि अपने आप बिना कोई कार्य किए, बिना कोई एक्सटर्नल एनर्जी दिए हम हीट को ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ट्रांसफर कर रहे हैं। जबकि आपने देखा है कि हमेशा जो हीट होता है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी यानी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ट्रांसफर होती है, बट यहां पर हम इसका उल्टा कर रहे हैं, तो ये ऐसे ही नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें कुछ एक्सटर्नल वर्क करना ही करना पड़ेगा, ये 0 नहीं हो सकता। अगर इसमें 0 दिया हुआ है, W इक्वल टू 0 की बात हो रही है, तो आप बोलेंगे ये एक आइडियल केस है, यानी एक आइडियल रेफ्रिजरेटर के लिए ये वैल्यू हो सकती है W इक्वल टू 0, आइडियल है ना, प्रैक्टिकली नहीं। अब आते हैं हम किसके ऊपर, अब आते हैं हम अपने हीट इंजन के ऊपर। और हीट इंजन में भी कुछ इसी तरह से है, थोड़ा सा इसका रिवर्स होता है। हम रेफ्रिजरेटर को रिवर्स हीट इंजन भी बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर को रिवर्स हीट इंजन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम गर्म वस्तु से उष्मा को लेते हैं, ठंडी वस्तु को उष्मा को देते हैं, है ना। गर्म वस्तु से हम उष्मा लेंगे, सपोज यहां से हमने जो उष्मा लिया, जो हीट लिया वो है Q1, और उस उष्मा को, उस हीट को, ये हमारा हीट इंजन क्या करेगा, उस उष्मा का, उस हीट का कुछ भाग कार्य में यानी वर्क में कन्वर्ट करेगा। बाकी का जो हीट बच गया उस हीट को ये ट्रांसफर कर देगा कहां पर, ठंडी वस्तु की ओर, या जिसको आप सिंक बोलते हैं, सिंक की ओर ट्रांसफर कर देगा। ये हो जाएगा क्या, Q2। तो हीट इंजन में ये होता है कि गर्म वस्तु से उष्मा को लेते हैं, कुछ कार्य में कन्वर्ट करते हैं, बाकी सिंक को ट्रांसफर हो जाता है, ठंडी वस्तु को ट्रांसफर हो जाता है। रेफ्रिजरेटर में उल्टा है, हम हीट को गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर की बजाय ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ले जा रहे हैं। इस डिवाइस के वर्क करने की बजाय हम खुद बाहर से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिवर्स हीट इंजन बोलते हैं। देखिए जो आपका हीट इंजन है, इसकी क्वालिटी, इसकी इफिशियंसी को बताने के लिए हम जो टर्म डिफाइन करते हैं उसको हम इफिशियंसी या दक्षता बोलते हैं। इसको हम ईटा से या फिर जैसे कि सवाल में दिया हुआ है ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है W/Q1। मतलब Q1 हीट लेकर के उसने कितना काम किया, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं इफिशियंसी या दक्षता। और यहाँ जो Q2/W है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या निष्पादन गुणांक। जैसे यहां पर आपने कहा था कि W की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, मतलब बिना कार्य किए ये नहीं पॉसिबल है। वैसे यहां पर भी एक कंडीशन है कि पूरा जो हीट है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता। दैट मीन्स आप कह सकते हैं Q1 की वैल्यू W के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है ना, अगर आप कह रहे हैं कि Q1 की वैल्यू W के बराबर है, इसका मतलब ये आइडियल हीट इंजन है। ये आइडियल केस में पॉसिबल है, प्रैक्टिकल केस में पॉसिबल नहीं। ठीक है, दूसरा एक सवाल पूछा जाता है कि आइडियल रेफ्रिजरेटर की का जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो कितना होता है। तो अगर ये आइडियल रेफ्रिजरेटर है तो ऐसे में आप समझ रहे हैं W की वैल्यू 0 हो सकती है। W की वैल्यू 0 रखने का मतलब बीटा या K की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। ठीक है ना, तो आइडियल हीट इंजन का जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो इनफाइनाइट होता है। प्रैक्टिकली अगर कहें तो आप कह सकते हैं कि ये कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता। सिमिलरली आइडियल हीट इंजन का जो हमारा ये इफिशियंसी होता है, इसको देखिए, अगर W और Q1 दोनों सेम हो गए तो यहां से ईटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इफिशियंसी 1 के इक्वल पॉसिबल है। लेकिन किसके लिए, आइडियल हीट इंजन के लिए प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मतलब हीट इंजन की इफिशियंसी 1 नहीं हो सकती, रेफ्रिजरेटर का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इनफाइनाइट नहीं हो सकता, लेकिन आइडियली ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, चलिए तो ये बातें आपने देख ली, इसको पूरा आप नोट कर लीजिए, इसको याद रखिए।
इसमें बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सारी चीजें हमने इसमें बता दी हैं, ये भी कई सवाल के पार्ट हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, हमारा जो सवाल है वो ये है कि हमें के और ई के बीच में रिलेशन डेवलप करना है, और वो रिलेशन डेवलप करने के लिए हमें फार्मूले को फिर से लिखना पड़ेगा। चलिए, तो अब हमें क्या करना होगा, हमें के का फार्मूला लिखना होगा। के इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, के इक्वल टू होता है Q2 अपान में W। W की बात करें तो जो W का फार्मूला है वो होता है Q1 माइनस Q2 के बराबर। इसी फार्मूले को आप टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर हो जाता है T2 अपान में T1 माइनस क्या T2, बिल्कुल सेम तरीके से। ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 1। दूसरा जो आपका इफिशियंसी है जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या हो जाएगा, वो आपका है W अपान में Q1, W अपान में Q1, W की जगह पर आप लिखेंगे Q1 माइनस में Q2 और अपान में है ये Q1। सेपरेट करते हैं तो ये आता है 1 माइनस Q2 अपान Q1, और कार्नो इंजन के डेरिवेशन से ये आता था 1 माइनस T2 अपान T1। एक तो यहां से भी रिलेशन बनता है, आप इसको भी याद रखें कि Q2 अपान Q1 इज इक्वल टू T2 अपान T1। बहुत सारे सवाल तो इसके ऊपर पूछे जाते हैं, है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, यहीं से इनको आपस में इक्वेट करेंगे, ये भी इफिशियंसी ये भी इफिशियंसी, दोनों को बराबर कर दीजिए, ये आ जाएगा। अब यहां पर करना ये है कि ये भी देखिए इक्वेशन आपका टेम्परेचर के फॉर्म में आ गया, ये भी इक्वेशन आपका टेम्परेचर के फॉर्म में आ गया, लेकिन जो रिलेशन चाहिए उसमें टेम्परेचर हमें नहीं चाहिए, उसमें हीट हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ के चाहिए, हमें सिर्फ ई चाहिए। तो यानी हमें इन दोनों फार्मूलों को ऐसे सॉल्व करना है, हमें टेम्परेचर को इलिमिनेट करना होगा। तो हमें दोनों टेम्परेचर को इलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, जैसे ये फार्मूला वैसे इसको भी लिखना होगा। तो हम इसको एक काम कर सकते थे, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, और वो भी रेसिप्रोकल करके। पहले तो आप इसका रेसिप्रोकल करिए तो ये हो जाएगा 1 अपान के इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा T1 माइनस T2, और अपान में ये हो जाएगा क्या T2। सेपरेट करिएगा तो ये आ जाएगा T1 अपान T2, और T2 अपान T1 मतलब ये 1, इसको आप मानिए अब इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, हम यहां से कुछ वैल्यूज को निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में रख सकते हैं, या 2 से निकाल के 1 में रख सकते हैं। तो 1 अपान के इक्वल टू हो गया T1 अपान T2 माइनस 1। दिस इंप्लाइज दैट T1 अपान T2 इक्वल टू 1 अपान के माइनस 1, सॉरी प्लस 1, 1 अपान के प्लस 1। और ये जो T1 अपान T2 की वैल्यू आई उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। इसका उल्टा करिएगा तो हमें T2 अपान T1 भी मिल जाएगा। T2 अपान T1 कितना हो जाएगा, पहले तो ये 1 प्लस के अपान के था, यानी ये हो जाएगा के अपान में 1 प्लस, ठीक है ना, इसी का उल्टा T2 अपान T1, और ये 1 प्लस के अपान के यानी के अपान 1 प्लस के। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू को आप इसमें रख दीजिए तो आपको मिलेगा इफिशियंसी ई इक्वल टू 1 माइनस T2 अपान T1 की वैल्यू के अपान 1 प्लस के। ठीक है, ये सॉल्व करने पर क्या हो गया, ये 1 प्लस के माइनस के और अपान में 1 प्लस के से के कैंसिल, बचा 1 अपान 1 प्लस के, और ये किसके इक्वल है, ये इफिशियंसी ई के इक्वल है। तो देख लीजिए ई इक्वल टू 1 अपान के प्लस 1, ये वाला रिजल्ट यहाँ पर आपको मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर ई इक्वल टू 1 प्लस के 1 अपान 1 प्लस के, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एक तो आप ये रिजल्ट को डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको ये रेफ्रिजरेटर दे करके फिर आपसे इफिशियंसी पूछा जाए, है ना, या इफिशियंसी दे करके मतलब इफिशियंसी दे करके कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पूछा जाए, या परफॉर्मेंस दे के इफिशियंसी पूछा जाए। तो ये रिलेशन को आप डायरेक्ट भी याद रखें, ये रिलेशन को भी आप याद रखें। बाकी हमने ये जितना आपको बताया, जैसे कि के की ये जो शुरुआती फार्मूला है, इफिशियंसी का शुरुआती फार्मूला है, इसको हीट के फॉर्म में, इसको भी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसको टेम्परेचर के फॉर्म में, इसको टेम्परेचर के फॉर्म में, है ना, यहाँ टेम्परेचर के फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये सब याद होना चाहिए, है ना, ये फार्मूले आपको हर तरीके से याद होने चाहिए, तभी आप रिलेशन डेवलप कर सकते थे। ठीक है, और इसके ऊपर भी सवाल आते हैं एग्जाम में। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। इसमें आपने देखा ना, एक सवाल के साथ कितनी चीजें जुड़ गई, एक टाइप ये हो गया, एक तो दूसरा टाइप आपका ये फार्मूले का हो गया, ये जो आपने मतलब ये वाली जो चीजें आपने सीखी। इसके अलावा जो आपके हमने दोनों स्टेटमेंट बता दिए, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट जो कि हीट इंजन के लिए था, ठीक है ना, जो ये कहता है कि पूरे हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दूसरा ये था रेफ्रिजरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासियस स्टेटमेंट, जो ये कहता है कि बिना एक्सटर्नल वर्क किए कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की ओर हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकते, और आइडियली ऐसा पॉसिबल है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अ कार्नो इंजन कन्वर्ट्स 1/6 ऑफ हीट इनटू वर्क इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 62 डिग्री सेल्सियस, इट्स एफिशिएंसी इज डबल्ड, द टेम्परेचर ऑफ द सिंक विल बी, है ना। ये क्वेश्चन आपका किसका है, कार्नो इंजन का है। तो पहले तो आपको कार्नो इंजन बना लेना चाहिए, ये कार्नो हीट इंजन जो कि आइडियल हीट इंजन होता है ना। ये आपका हो गया सोर्स T1 टेम्परेचर, हीट दिया गया Q1 और इसने वर्क किया W, और बाकी हीट इसने ट्रांसफर कर दिया Q2, किसको,
सिंक जिसको बोलते हैं, रिजर्वायर बोलते हैं, जिसका टेम्परेचर कम है, T2 है। ठीक है, तो इस सवाल में क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले जो कंडीशन है कि कार्नो इंजन क्या करता है कि 1/6 ऑफ हीट इनटू वर्क, जो हीट दिया गया उसका 1/6 भाग वर्क में कन्वर्ट करता है, दैट मींस वर्क इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ हीट। ठीक है ना, Q1। और कह रहे हैं कि इफ द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाई 62 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी जो इफिशियंसी या दक्षता है वो 2 गुनी हो जाती है। सबसे पहले हमें इनिशियल दक्षता या इफिशियंसी निकालनी होगी और वो यहां से निकल जाएगी। देखिए W/Q1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/6 और W/Q1 को ही इफिशियंसी या दक्षता बोलते हैं। तो ये इनिशियल इफिशियंसी हो गई, ये इनिशियल इफिशियंसी हो गई, इसको आप चाहे तो ईटा 1 बोल दीजिए। ठीक है, अब हमें फाइनल इफिशियंसी निकालनी है और फाइनल इफिशियंसी तब निकालनी है जब हम इसका टेम्परेचर T2 से बदल करके इसमें T2 में से 62 डिग्री सेल्सियस चेंज कर देते हैं या कम कर देते हैं। 62 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर कम कर देते हैं। तो एक बात बताइए कि अभी जो इफिशियंसी है, ये इनिशियल वाली इफिशियंसी जिसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, अगर हम टेम्परेचर के हिसाब से देखें तो 1 - T2/T1, ये सिंक का टेम्परेचर T2, सोर्स का टेम्परेचर T1, तो जो इसकी इफिशियंसी या दक्षता है वो ईटा1, जिसकी वैल्यू भी हमने निकाली है 1/6। इस कंडीशन से इसको अब मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब सवाल में ये कह रहे हैं कि जो नई इफिशियंसी ईटा2 आएगी वो इस ईटा1 के 2 गुने के बराबर तो होगी, लेकिन तब जब हम इस T2 का टेम्परेचर 62 डिग्री सेल्सियस कम कर दे। अब देखिए यहां पर एक कंफ्यूजन है, 62 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम किया जा रहा है और यहां टेम्परेचर जो T2 है, हम इस T2 की जगह पर देखिए क्या लिखने जा रहे हैं, हम T2 की जगह पर लिखेंगे T2 - 62, है ना, और अपान में सोर्स का टेम्परेचर नहीं बदला गया तो ये तो T1 रहेगा और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि T2 तो ठीक था, ये केल्विन में टेम्परेचर, ये केल्विन में टेम्परेचर, लेकिन T2 में से 62 को क्यों माइनस कर रहे हैं? 62 तो डिग्री सेल्सियस में है और हमें यहां पर केल्विन लिखा है, तो केल्विन केल्विन का डिफरेंस होना चाहिए, यानी हमें सबसे पहले 62 को केल्विन में बदलना चाहिए, फिर उस केल्विन वाली वैल्यू को यहां पर रख के माइनस करना चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हमने आपको बताया है कि चेंज इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज इन केल्विन बट नॉट इक्वल टू चेंज इन फ़ारेनहाइट, है ना। डिग्री सेल्सियस और केल्विन में जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो अगर टेम्परेचर 62 डिग्री सेल्सियस कम किया गया, इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हैं 62 केल्विन टेम्परेचर कम किया गया, 62 केल्विन कम किया गया, रिड्यूस किया गया है। अगर एग्जैक्टली टेम्परेचर की बात होती, अगर ये कोई टेम्परेचर होता 62 डिग्री सेल्सियस, तब हम इस 62 को 273 ऐड करके केल्विन में चेंज करते, लेकिन ये डिफरेंस है, चाहे वो कम हुआ हो चाहे वो ज्यादा हुआ हो, तो चेंज इन डिग्री सेल्सियस इक्वल टू चेंज इन केल्विन सेम होता है। यानी आप कह सकते हैं 62 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस और 62 केल्विन का डिफरेंस सेम होता है। हम इसको 62 केल्विन मान के चल रहे हैं, इस वजह से ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आप देख ही रहे हैं कि ईटा1 की वैल्यू आपको यहां पर ऑलरेडी पता थी, इसकी वैल्यू आपने निकाली 1/6 और जो नई वाली इफिशियंसी ईटा2 हम निकाल रहे हैं वो ईटा1 के 2 गुने के बराबर है, तो हम ईटा1 की यहाँ वैल्यू रख सकते हैं हम, और उसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या करना होगा, अब हम ये डायग्राम हटा दे रहे हैं, डायग्राम यहाँ से हटा देते हैं। सबसे पहले तो आप एक चीज देखिए कि आपने लिखा है कि ईटा1 की वैल्यू है 1/6, है ना, तो ईटा1 जो है उसको लिख सकते थे 1 - T2/T1 इज इक्वल टू क्या 1/6। यहां से हम T2/T1 की वैल्यू निकालेंगे, T2/T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 - 1/6 यानी कि 5/6। ठीक है, तो T2/T1 5/6 के बराबर है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपने ये जो वैल्यू यहां लिखा हुआ है 2 ईटा1 इक्वल टू 1 माइनस, तो आप ईटा1 की ये वाली वैल्यू रख दीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता है, तो 2 × 1/6 यानी कितना हो जाएगा 1/3, तो आपको मिला 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस, है ना, 1 माइनस कितना T2 - 62/T1। तो इसको हम क्या करें, या तो आप सेपरेट करिए, या तो आप यहां से ऐसा करिए, T2 की वैल्यू T1 के हिसाब से लिख लीजिए। T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से हो जाएगी T2 इक्वल टू 5/6 इंटू T1, तो ये T2 की वैल्यू को आप यहां पर रख दीजिए 5/6 इंटू T1, या T1 की वैल्यू रख दीजिए, T2 के फॉर्म में ज्यादा आसान होगा। T1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, T1 इक्वल टू हो जाएगा 6/5 T2, है ना, ये वाली वैल्यू को आप यहां पर रख दीजिएगा, तो ये सिंप्लीफाई होना आसान हो जाएगा। इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं, तो आपको क्या मिल गया यहां से 1/3 इक्वल टू यहां से, ठीक है ना, ये 2 इंटू ईटा1 की वैल्यू कितनी, ईटा1 की वैल्यू निकाली थी ना 1/6, तो 1/6 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 - 62/T1,
और T1 की जगह पर कितना 6/5 T2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 1/3 हो जाएगा और इज इक्वल टू 1 माइनस ये पूरा पार्ट हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, ये पूरा पार्ट इधर आएगा, ये उधर जाएगा, तो आपको मिलेगा T2 माइनस 62 अपान 6/5 T2। ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो 6 T2 और 5 ऊपर गया, यहाँ पर ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 1 माइनस 1/3 यानी कि 3 माइनस 1 2/3। और इसको आप सॉल्व करिए, 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 T2 माइनस 5 T2 माइनस 5 2 माइनस है ये, और 10 और 30 एक 31, ये ना 5 दूना 10, 5 गुणे 6 30, एक 31 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो गया, ये 6 T2 इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 3 से इसको आप कैंसिल करिएगा, 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 T2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 T2। तो 4 T2 को इधर ले जाइए तो आपको मिलेगा कितना, आपको मिलेगा 5 माइनस 4 यानी कि T2 इज इक्वल टू कितना 310। और ये जो टेम्परेचर आएगा वो किस में आएगा, केल्विन में, है ना। और आपसे पूछ क्या रहे थे, सिंक का टेम्परेचर यानी कि T2 की वैल्यू पूछ रहे थे 310 केल्विन। तो 310 केल्विन यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करने में हौच पौच हुआ है क्योंकि जगह की भी कमी थी। तो आप सिंपल सी एक बात याद रखिए, इनिशियल कंडीशन में आप इफिशियंसी का फार्मूला यूज करिए, फाइनल कंडीशन में इफिशियंसी का फार्मूला यूज करिए, जैसा इन्होंने कंडीशन बताया है। इनिशियल कंडीशन में जो इफिशियंसी है उसमें वो निकालने के लिए आप ये W इक्वल टू 1/6 Q1 को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दोनों को आपस में रिलेट कर दीजिए इस वाली कंडीशन से कि 𝜂2 इक्वल टू 2η1। तो 𝜂2 की जगह पर 𝜂2 वाला फार्मूला, 𝜂1 की जगह पर 𝜂1 वाला फार्मूला, और इन दोनों को आपस में रख के आप इक्वेट करके सॉल्व करेंगे तो आपको T2 मिल जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि T2 की वैल्यू T1 की जगह पर T2 के टर्म में लिखेंगे तो पूरा इक्वेशन T2 में कन्वर्ट होके सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक बार खुद से आपको इसको करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हिंदी में क्वेश्चन लिखने पर यही एक इशू आ रहा है कि मतलब जगह की बहुत ज्यादा दिक्कत हो जा रही है। अब जैसे ये पूरे क्वेश्चन ने पूरा पेज ही भर डाला है तो मुझे अगले पेज पर सॉल्व करना होगा। क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए इसको स्किप नहीं कर सकते। GIC 2021 का ये क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि 30 किलोग्राम मास वाला कोई एक स्टील का बर्तन था, लैंप था, और उसका टेम्परेचर था 427 डिग्री सेल्सियस, है ना। उसको 27 डिग्री सेल्सियस वाले 100 किलोग्राम तेल के अंदर गिरा दिया गया। तो आपको पता है अगर 427 डिग्री सेल्सियस वाला लैंप, सॉरी स्टील का लैंप, अगर उसको 27 डिग्री सेल्सियस वाले तेल के अंदर गिरा दिया गया, ऑयल के अंदर गिरा दिया गया, तो टेम्परेचर यहाँ पर हीट का ट्रांसफर होगा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, यानी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर। तो इस दौरान आपको बताना है कि यूनिवर्स के एंट्रोपी में कितना चेंज होगा, चेंज इन एंट्रोपी बताना है। ठीक है, देखिए चेंज इन एंट्रोपी के लिए अब हम आते हैं अगले पेज पर। चेंज इन एंट्रोपी के लिए आपने एक चीज देखा है कि चेंज इन एंट्रोपी के लिए आपने क्या देखा, दो फार्मूले आपके पास हैं चेंज इन एंट्रोपी के लिए। एक तो है आपके पास डेल्टा क्यू बाई में टी, और एक है आपके पास डेल्टा एस इक्वल टू एम इंटू सी इंटू लॉग बेस ई टेम्परेचर फाइनल अपान टेम्परेचर इनिशियल, है ना। ये फार्मूला हम तब यूज करते हैं जब स्टेट चेंज होता है, टेम्परेचर नहीं। और ये फार्मूला हम तब यूज करते हैं जब हम टेम्परेचर चेंज होता है, स्टेट नहीं। ठीक है, तो इस सवाल में आपके पास एक स्टील है और दूसरा ऑयल है। जो स्टील है उसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर को अगर हम कुछ T1 नाम दे दें, ये टेम्परेचर कितना है, ये 427 डिग्री सेल्सियस था, है ना। इसमें आप 273 और ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 6 और एक 700 केल्विन हो जाएगा, है ना। यानी 427 प्लस 273 ये हो जाएगा 700 केल्विन लैंप का, स्टील के लैंप का टेम्परेचर, ठीक है ना, स्टील का जो लैंप है उसका टेम्परेचर। और जो इसमें ऑयल है उस ऑयल का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 प्लस 273 आप ऐड करिएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300 केल्विन। तो 700 केल्विन और 300 केल्विन टेम्परेचर वाले जब ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो हीट का ट्रांसफर होगा, और तब तक होगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। उस सेम टेम्परेचर को हम टी नाम दे रहे हैं, है ना। यानी इसका टेम्परेचर 700 से घट के टी होगा और इसका टेम्परेचर 300 से बढ़ करके टी होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं M1C1 डेल्टा टी इज इक्वल टू M2C2 डेल्टा टी, यानी कि हीट लॉस्ट बाई स्टील इक्वल टू हीट गेन्ड बाई ऑयल, है ना। और दोनों का स्पेसिफिक हीट आपको इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है, दोनों का मास दिया हुआ है। देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं इसकी वैल्यू 30 रखिए और इसका स्पेसिफिक हीट 0.5 रखिए,
ठीक है। और चेंज इन टेम्परेचर की बात करें तो ये 700 से घट के टी हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 700 माइनस में टी इज इक्वल टू M2, मतलब कि जो ऑयल है उसका मास दिया हुआ है कितना, इसका मास दिया हुआ है 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 और इंटू में स्पेसिफिक हीट की बात करें तो इसका स्पेसिफिक हीट 3 दिया हुआ है और इसका टेम्परेचर 300 से बढ़कर टी हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा टी माइनस में 300, है ना। इसको आप सॉल्व करिए। देखिए मास किलोग्राम में है, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा। आपका जो स्पेसिफिक हीट है वो भी आपका किलो जूल अपान किलोग्राम केल्विन में दिया हुआ, जो यूनिट इसका है वही यूनिट इसका है, सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए कोई इशू नहीं है, बस आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करिएगा, ये हो जाएगा 15 और ये 700 माइनस टी इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा आपका कितना 300 और ब्रैकेट में आ जाएगा टी माइनस 300, ठीक है। इससे इसको कैंसिल करिए, कितना हो जाएगा 15 दूना 30 यानी कि 20 हो जाएगा। तो 700 माइनस टी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करिए 20 टी माइनस ये हो जाएगा 2 गुणे 3 6 और उसके बाद 3 जीरोज लगा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 21 और ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो यानी 21 टी इज इक्वल टू 6700, यानी टी इक्वल टू 6700 और अपान में 21, लगभग ये आता है 391.0 समथिंग, है ना, 4 केल्विन के आसपास, जिसको आप 391 केल्विन बोल सकते हैं, है ना, 319 केल्विन बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो कॉमन टेम्परेचर आया इन दोनों ऑब्जेक्ट के आपस में मिलने से वो आपने निकाल लिया। कॉमन टेम्परेचर निकालने के बाद अब आप निकालेंगे चेंज इन एंट्रोपी ऑफ स्टील, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ स्टील। तो स्टील का टेम्परेचर क्या हो रहा है, 700 से घट करके 319 के पर जा रहा है, यानी स्टील के लिए ये हुआ इनिशियल टेम्परेचर और ये हुआ फाइनल टेम्परेचर। और ये चेंज इन एंट्रोपी, जब टेम्परेचर चेंज होता है उसके लिए आपके पास फार्मूला है ना, मास, स्टील का मास कितना, स्टील का मास कितना है ये 30 किलोग्राम और स्पेसिफिक हीट कितना है इसका 0.5 और उसके साथ ही यहाँ पर लिखेंगे लॉग बेस ई और फाइनल टेम्परेचर कितना हुआ 319 के आसपास, वैल्यू या पूरी लिख लीजिए यहाँ पर, अपान में ये हो जाएगा आपका इनिशियल टेम्परेचर कितना था 700। अब आप देखिए लॉग बेस ई है, सबसे पहले तो आप इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे 2.3026 से मल्टीप्लाई करके, फिर लॉग m अपान n का फार्मूला लगाएंगे और जो भी वैल्यू यहां पर आ रही है तो डिवाइड करेंगे, आपको लॉग टेबल से इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी और ये पूरी वैल्यू रखने के बाद हम कैलकुलेशन में सिर्फ रिजल्ट आपको बता सकते हैं -11 ये रिजल्ट जो आया है वो आया है -11.78 समथिंग केल्विन, है ना। ये हम आपको बता रहे हैं कि ये कैलकुलेशन के बाद ये रिजल्ट आएगा, लॉग टेबल आपको इस्तेमाल करना हो। दूसरा, अब आपको इसी तरह से ऑयल के केस में भी चेंज इन एंट्रोपी निकालना होगा। ऑयल का भी टेम्परेचर बदल रहा है, 300 से बढ़ करके टी हो रहा है, इसका मतलब ये ऑयल के लिए इनिशियल टेम्परेचर है और ये फाइनल टेम्परेचर है, तो क्या हो जाएगा मास ऑफ ऑयल कितना 100 किलोग्राम और इसका जो स्पेसिफिक हीट है वो कितना है 3 और इसके बाद लॉग बेस ई और फाइनल अपान इनिशियल, सॉरी हाँ फाइनल अपान इनिशियल, फाइनल कितना है 319 है, इनिशियल कितना था 300 था। आप इसमें फिर से वही बात है 2.3026 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बेस ई है वो बेस 10 में कन्वर्ट होगा, लॉग टेबल इस्तेमाल करेंगे और ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद ये समथिंग 18 पॉइंट समथिंग आता है ना, 18 पॉइंट हम लिख देते हैं, ये 18.41 समथिंग आता है केल्विन, ठीक है ना, सॉरी केल्विन नहीं आएगा, ये एंट्रोपी है तो इसका आप समझ रहे हैं फार्मूला क्या होगा, एंट्रोपी इक्वल टू हीट अपान टेम्परेचर होता है, यानी कि ये कैलोरी अपान केल्विन होगा, ये कैलोरी अपान केल्विन, ये भी क्या हो जाएगा कैलोरी अपान केल्विन। और आप देखिए आपको पता है कि जो एंट्रोपी होता है वो एडिटिव नेचर का होता है, तो एंट्रोपी एडिटिव नेचर होने का मतलब टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा S1 स्टील का एंट्रोपी चेंज प्लस ऑयल का एंट्रोपी चेंज, और दोनों को आप प्लस कर दीजिए तो एक माइनस में है और एक प्लस में है, दोनों को प्लस करने के बाद ये वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग आती है। और जो क्वेश्चन आपका था उसमें ऐसा 6 करके कुछ ऑप्शन दिया हुआ था ना 6.63, तो इसकी वैल्यू निकल के आती है लगभग 6.42 के आसपास, ठीक है ना, डेल्टा S इक्वल टू 6.42 कैलोरी पर केल्विन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को करने का प्रोसेस है, यहां पर कैलकुलेशन में आपको लॉग टेबल इस्तेमाल करना होगा, इसलिए हम यहां नहीं करके इसको दिखा सकते हैं, बट आप इसको ध्यान रखिए। अब ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में ऐसे नंबर्स आपको दिए जाएं, मोस्टली ऐसा ही होता है कि ऐसे नंबर दिए जाते हैं कि आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, जैसे log 2 वगैरह की वैल्यू हमें पता होती है, log 10 की पता होती है, तो इस तरह की वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। प्रोसीजर यही है, स्टेट में चेंज होगा तो एंट्रोपी के लिए ये फार्मूला और टेम्परेचर में चेंज होगा तो एंट्रोपी के लिए ये फार्मूला। इस प्रॉब्लम में टेम्परेचर का डिफरेंस हो रहा था, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हमने प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इस्तेमाल करके इक्विलिब्रियम टेम्परेचर या फाइनल टेम्परेचर दोनों के लिए निकाल लिया, तो जो दोनों का जो शुरुआती टेम्परेचर था वो इनिशियल हो जाएगा और ये वाला टेम्परेचर दोनों लोगों के लिए फाइनल हो जाएगा।
क्योंकि दोनों का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसीलिए हम एंट्रोपी चेंज के लिए यही वाला फार्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे दोनों के लिए, और इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हमने क्या किया, हमने स्टील के लिए और ऑयल के लिए दोनों के लिए निकाल लिया क्या, चेंज इन एंट्रोपी। और चेंज इन एंट्रोपी जो होता है वो एडिटिव नेचर का होता है, एडिटिव नेचर का होता है, मतलब हम टोटल निकालने के लिए सभी एंट्रोपी को प्लस कर सकते हैं, तो हमने प्लस कर दिया तो हमें टोटल एंट्रोपी चेंज मिल गया। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं। और एग्जैक्टली ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया था, बट आप देखिए यहाँ पर 6.63 करके दिया था, तो लगभग वो यही वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, कोई और इसके नजदीक है नहीं, तो यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा आप देखिए, जो आपने डेल्टा S1 और डेल्टा S2 निकाला था वो वाली वैल्यूज यहाँ लिखी हुई है, और ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है, क्योंकि आप अगर किसी एक ही का एंट्रोपी चेंज निकालेंगे तो टोटल नहीं होगा, दोनों को प्लस करेंगे तब ये वाला आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 2 बार पूछा जा चुका है, पीजीटी 2016, पीजीटी 2021, और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो पीजीटी में ही कई बार अलग अलग ईयर में रिपीट हुए हैं। कई बार तो ऐसा है टीजीटी वाला क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया है, कई बार ऐसा है कि सेम ईयर के टीजीटी और पीजीटी में क्वेश्चन मैच कर गया है ना। जैसे इस बार भी आप देखेंगे जीआईसी और यूपी पीजीटी में कुछ क्वेश्चन मैच कर गए थे, वो शायद अगर आज के लेक्चर में होगा तो आगे मिलेगा। एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज आल्सो नोन एज, एडियाबैटिक प्रोसेस जिसको हम रुद्धोष्म प्रक्रम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है ना। ये क्वेश्चन 2021 में अभी जो करंटली हुआ था एग्जाम है ना, वो उसमें पूछा गया था, और 2016 में पूछा गया है। यानी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रीवियस ईयर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में, है ना। अगर टीचिंग एग्जाम की बात करें तो प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मान लीजिए कि अगर आप पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर तैयार करके जाते हैं तो आपको 15 से 20 क्वेश्चन तो सेम टू सेम मैच कर जाएंगे, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। बाकी अगर आपकी प्रैक्टिस है तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन तो सेम होते हैं बट लैंग्वेज चेंज कर दिया जाता है, वो आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल आपको देते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाला जो केस है, जो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू है, जिसको हम बोलते हैं कि ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार कितने कितने तरीके से पूछा गया कि ये किसके ऊपर बेस्ड है, किसके इक्विवेलेंट है, ये कौन सा फार्मूला है, ये कौन से लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बताता है, अलग अलग तरीके से। कई बार तो सीधे सीधे फार्मूला पूछा गया है ना। तो ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जिनके लैंग्वेज में थोड़ा बहुत डिफरेंस कर देते हैं। जैसे पिछला आपने सवाल एक देखा ना कि चेंज इन एंट्रोपी वाला, आइस टू वाटर कन्वर्जन वाला, ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा जा चुका है। तो लैंग्वेज में थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आपको पूरा पूरा फोकस प्रीवियस ईयर पे करना है, और इस बात पे करना है कि जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें और क्या क्या पूछ सकते थे। ठीक है ना। चलिए, बात बहुत ज्यादा हो जाती है कभी कभी, और इस वजह से लेक्चर लेंदी हो जाते हैं, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा। रुद्धोष्म प्रक्रम यानी एडियाबैटिक प्रोसेस की बात हो रही है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस या रुद्धोष्म प्रक्रम उसको बोलते हैं जिसमें ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं होता है, जिसमें सिस्टम को ना ही कोई उष्मा दी जाती है, निकाय को ना ही कोई उष्मा दी जाती है और ना ही उससे कोई उष्मा ली जाती है, उसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस या रुद्धोष्म प्रक्रम। ठीक है। अब देखिए, रुद्धोष्म प्रक्रम में चेंज इन हीट 0 हुआ, और अगर आप ये एंट्रोपी वाला फार्मूला इस्तेमाल करें डेल्टा क्यू अपान में टी, तो डेल्टा क्यू की जगह पर जब आप 0 रखेंगे तो ये आएगा 0। 0 आने का मतलब, डेल्टा एस इक्वल टू 0 आने का मतलब एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि ये है चेंज इन एंट्रोपी। और चेंज इन एंट्रोपी में चेंज अगर कुछ भी नहीं हुआ, मतलब एंट्रोपी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट है। एंट्रोपी कांस्टेंट होने का मतलब कि हर एक कंडीशन में एंट्रोपी सेम है, इसको हम बोलेंगे आइसो एंट्रोपिक। जैसे टेम्परेचर नहीं बदलता तो उसको आइसोथर्मल यानी समतापीय बोलते हैं, वैसे ही जब एंट्रोपी नहीं बदलता तो उसको सम एंट्रोपिक बोलते हैं। सम एंट्रोपिक यानी कि आइसो एंट्रोपिक, है ना। सम आइसोथर्मल को बोलते हैं समतापी, आइसो बारीक जिसमें प्रेशर सेम रहता है उसको समदाबी, जिसमें आयतन सेम होता है उसको आइसोकोरिक या सम आयतनिक बोलते हैं। ठीक, तो वैसे ही एंट्रोपी अगर सेम है तो ये आइसो एंट्रोपिक या सम एंट्रोपिक इसको बोला जा सकता है। दूसरी बात यह है कि आपसे एडियाबैटिक प्रोसेस में और बहुत सारी बातें पूछ सकते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो पीवी ग्राफ होता है उसका स्लोप कितना होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में जो बल्क मॉडुलस का हमें कोफिशिएंट निकालते हैं, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, वो कितना होता है, बल्क मॉडुलस की वैल्यू, ये सारी चीजें आपसे पूछ सकते हैं। इसमें जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, सारी बातें इसमें पूछ सकते हैं। स्लोप की बात कर लें तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो स्लोप हम निकालते हैं पीवी कर्व से, डीपी अपान डीवी, ये होता है माइनस ऑफ गामा पी अपान में वी। ये एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप, एडियाबैटिक प्रोसेस जो है उसका जो ग्राफ बनाते हैं उसका स्लोप है। बल्क मॉडुलस जो इसमें हम निकालते हैं यानी इलास्टिसिटी कोफिशिएंट जो निकालते हैं, वो इसकी वैल्यू होती है गामा इंटू पी के बराबर, सॉरी ये गामा इंटू पी के बराबर।
ठीक है, यही v आप इधर ले आइए और माइनस को इधर ले आइए, तो ये बल्क मॉडुलस का कोफिशिएंट हो जाएगा, गामा इंटू पी के बराबर होता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल बहुत सारी बातें हो जाएंगी इसमें, बल्कि वर्क डन का फार्मूला आप एडियाबैटिक में याद कर सकते हैं, गामा आर सॉरी म्यू आर अपान गामा -1 ब्रैकेट में होता है टी इनिशियल माइनस टी फाइनल। बहुत सारे सवाल थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर में जो गामा के ऊपर या सीपी और सीवी के ऊपर बेस्ड हैं, उनको हम आज के इस क्लास में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने सीपी सीवी और गामा को डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। जो हम काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस का जो लेक्चर होगा उसके बाद हम इस तरह के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है ना। तो अभी आपको ये परेशान नहीं होना कि इस तरह के क्वेश्चंस नहीं किए जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के, आगे आ जाएंगे वो। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें आपको नेट वर्क डन, यहाँ पर नेट वर्क डन निकालना है और पीवी कर्व दिया हुआ है। हमने आपको बताया था पीवी कर्व में क्या होता है, अगर साइक्लिक है, अगर आपका साइक्लिक कर्व है तो साइक्लिक कर्व के केस में आपको ये देखना होता है कि मतलब जो W की वैल्यू होती है वो आती है पॉजिटिव, है ना। और सॉरी साइक्लिक नहीं है, मतलब साइक्लिक तो दोनों ही है, ऐसे बोलिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये साइक्लिक प्रोसेस जो है वो क्लॉकवाइज है तो वर्क डन की वैल्यू होगी पॉजिटिव, ठीक है ना। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें जो वर्क डन होता है वो होता है निगेटिव। पॉजिटिव वर्क डन का मतलब होता है वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन का मतलब होता है वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। और अगर निगेटिव वर्क डन आ रहा है, इसका मतलब आ रहा है वर्क डन ऑन द सिस्टम। जब सिस्टम के ऊपर हम वर्क करते हैं तो हम उसको प्रेशराइज करके उसके वॉल्यूम को कम कर देते हैं, और वॉल्यूम अगर कम हो जाएगा तो वर्क डन हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि वर्क डन का फार्मूला होता है P इंटू डेल्टा वी, यानी कि P इंटू V2 माइनस क्या V1। तो आप देखिए यहां से वर्क डन की वैल्यू निगेटिव कब होगी, जब P2 की वैल्यू P1 से कम होगी, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम होगा। और फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम होने का मतलब हमने पिस्टन को दबाया था, ये जो सिलेंडर था हमारे पास जिसमें ये गैस भरी हुई थी, इसमें हमने पिस्टन को दबाया, दबाने के बाद वॉल्यूम हो गया कम। तो वॉल्यूम जब कम हो जाएगा V2 इज लेस देन V1, तो यहां से वर्क डन आएगा निगेटिव। इसका मतलब हमने क्या किया, सिस्टम के ऊपर वर्क किया था, वर्क डन ऑन द सिस्टम, है ना। वर्क डन ऑन द सिस्टम में वर्क डन निगेटिव होता है। और साइक्लिक अगर प्रोसेस है तो आप सीधे देख के बता सकते हैं क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो इसमें वर्क डन निगेटिव ही आता है, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम का केस है, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज का केस हो गया तो क्लॉकवाइज में वर्क डन पॉजिटिव होता है, आप देख के बता सकते हैं। पॉजिटिव वर्क डन तब आता है जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, मतलब सिस्टम खुद अपनी एनर्जी खर्च करके वर्क करता है, और सिस्टम अपनी एनर्जी को खर्च करके क्या करता है, ये इसको ऐसे प्रेशराइज करता है, यानी अपने वॉल्यूम को वो खुद बढ़ाता है ना, ये खुद वॉल्यूम को बढ़ाता है, ऊपर की तरफ ले जाता है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम। और इसमें वॉल्यूम बढ़ जाता है तो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। ये आपको साइन कन्वेंशन याद रखना है। दूसरी बात यह है कि कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है, जैसे कि चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए आपको निकालना होगा क्या, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर पीवी कर्व। मतलब जो आपका दाब और आयतन वाला वक्र है, सॉरी दाब और आयतन, ये पूरा मिट गया, जो दाब और आयतन वाला वक्र है, उस दाब आयतन वाले वक्र में से आप वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे उस कर्व के अंडर, जो है एरिया अंडर दी कर्व, एरिया अंडर दी पीवी कर्व आप निकाल लीजिए, वो वर्क डन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस वाले में टीजीटी 2005 टीजीटी 2009 का क्वेश्चन है। एक तो ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज है यानी इसमें वर्क डन जो आएगा वो आएगा पॉजिटिव। और वर्क डन के लिए क्या करना होगा, एरिया अंडर दी कर्व, यानी ये पूरा एरिया निकालना होगा। ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया मतलब साइड बाई साइड, चाहे आप एडी मतलब एडी यानी कि लंबाई गुणे में चौड़ाई यानी कि सीडी कर लीजिए। एडी की वैल्यू कितनी है, ये कितना लेंथ है, तो यहाँ पर अगर नीचे जाएंगे तो आपको वॉल्यूम दिया हुआ V1, यहाँ पर नीचे जाएंगे तो वॉल्यूम है 2V1, मतलब दोनों का ये डिफरेंस करेंगे तो ये लेंथ मिलेगा 2V1 माइनस V1 यानी कि V1, है ना। और इनटू में इसकी बात करें, ये क्या है, ये चौड़ाई CD, तो ये यहाँ से यहाँ जाने की बात करें अगर हम, तो यहाँ से देखिए यहाँ से इधर जा रहे हैं तो प्रेशर कितना है, इन्होंने दिया है प्रेशर P1 यानी कि यहाँ पर ये प्रेशर है क्या P1, और यहाँ से इधर जाएंगे तो ये 2P1 यानी कि प्रेशर क्या है यहाँ पर 2P1, तो ये कितना है, दोनों का डिफरेंस करेंगे 2P1 माइनस P1 यानी कि P1, है ना। तो वर्क डन कितना आ गया, वर्क डन आ जाएगा पॉजिटिव में P1 V1। पॉजिटिव वर्क डन मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम है, और एरिया से हमने वैल्यू निकाल ली P1 V1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
इसी तरह से आप इसमें कर सकते हैं, इसमें भी वर्क डन निकालने के लिए आप इसका एरिया निकालिए और आप देख रहे हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है, तो इसमें एरिया के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 इंटू 2 बेस इंटू हाइट निकाल सकते हैं। और एक तो ये क्लॉकवाइज नहीं बल्कि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन की वैल्यू आएगी माइनस में 1/2। बेस की अगर बात करें तो ये बेस यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये वॉल्यूम V1, ये वॉल्यूम 3V1, तो 3V1 में से V1 को माइनस करेंगे तो ये लेंथ आ जाएगा 2V1 इंटू हाइट की बात करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का केस, तो यहाँ पर नीचे यहाँ पर देखिए ये प्रेशर है 4P1, यहाँ पर प्रेशर है P1, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे, ये वाली हाइट मिल जाएगी 4P1 माइनस P1 यानी कि क्या 3P1, 2 से 2 कैंसिल, तो वर्क डन कितना आ गया, ये आ गया माइनस में 3P1V1, ये आ गया वर्क डन इस केस में, यानी ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है और ये वर्क डन बाय द सिस्टम है। और इसमें माइनस तो नहीं दिया है, सिर्फ वैल्यू की बात कर लेते हैं, 3P1V1 यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए डायग्राम वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं, आप उसमें पहले ये देखिए साइक्लिक है कि एंटी साइक्लिक, सॉरी क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो प्लस में आएगा यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है ना, वर्क डन बाय द सिस्टम, और ये पॉजिटिव आ जाएगा एरिया निकाल के, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है इसका मतलब वर्क डन आएगा निगेटिव, और निगेटिव वर्क डन का मतलब क्या, वॉल्यूम कम हो रहा है यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में करें फॉर एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ अ परफेक्ट गैस द वैल्यू ऑफ डेल्टा P अपॉन P इज इक्वल टू, एक रुद्धोष्म प्रक्रम में एक आदर्श गैस के लिए डेल्टा P अपॉन P मतलब फ्रैक्शनल चेंज इन प्रेशर की वैल्यू किसके बराबर है। आपको पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने पहले ही क्वेश्चन में बताया कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर होता है कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होने पर गैसें कौन से नियम का पालन करती हैं, बायल्स नियम का पालन करती हैं, P इंटू वी इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट, है ना। इसी तरह से अगर हम बात करें एडियाबैटिक प्रोसेस की यानी रुद्धोष्म प्रक्रम की, तो रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है, इसमें आपका चेंज इन हीट जो है वो कांस्टेंट होता है या ये जीरो होता है, हीट ना तो सिस्टम को दिया जाता है और ना ही उससे लिया जाता है, और ऐसे केस में जो गैसें होती हैं वो एक दूसरे लॉ को फॉलो करती है, PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं पायसन लॉ, ये बायल्स लॉ, ये पायसन्स लॉ, एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस। आप चाहे तो इस क्वेश्चन का आंसर इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं, आप चाहे तो इसका डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, एडियाबैटिक प्रोसेस में जो आप PV कर्व बनाते हैं, ये P और ये V, और ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस का ये ग्राफ मिलता है, इसके केस में जब आप स्लोप निकालते हैं इस ग्राफ का तो स्लोप आता है कितना, एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप यानी dP अपॉन dV जिसको बोलते हैं, ये किसके इक्वल आता है, ये आता है माइनस ऑफ गामा P अपॉन V के। आइसोथर्मल प्रोसेस का जो स्लोप होता है वो आता है कितना, dP अपॉन dV जिसको हम बोलते हैं, ये स्लोप आता है आपका माइनस ऑफ गामा P के, सॉरी माइनस ऑफ P अपॉन V के, यहाँ पर गामा वाला टर्म नहीं रहता है, तो माइनस ऑफ P अपॉन V के, ये आप फार्मूला याद रखें, ये आप स्लोप वाला फार्मूला दोनों का याद रखें, ये है आइसोथर्मल प्रोसेस का, आइसोथर्मल कर्व का स्लोप, और ये है एडियाबैटिक जो कर्व है उसका स्लोप। यहां से आप देखिए dP अपॉन जो dV है उसको अगर हम डेल्टा P अपॉन डेल्टा V मतलब एक थोड़ा सा उससे ज्यादा वाला चेंज लें, ये बहुत कम है, थोड़ा सा ज्यादा चेंज लें तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ गामा P अपॉन में V, और P को इधर ले आइए, डेल्टा V को इधर ले जाइए तो आपको मिलेगा डेल्टा P अपॉन P इज इक्वल टू माइनस ऑफ गामा, और डेल्टा V इधर जाएगा तो डेल्टा V अपॉन क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो स्लोप वाले फार्मूले से आपके इस क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा मिलेगा माइनस ऑफ गामा डेल्टा V अपॉन V, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, स्लोप चूंकि dP अपॉन dV जो है उसी को स्लोप बोल रहे हैं, तो ये पाने के लिए आप इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आप यहां से यहां जा सकते हैं, आपकी मर्जी होगी तो आप यहां भी चले जाएंगे जैसी जरूरत है। जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन करिए तो P, अभी हम P को कांस्टेंट ले रहे हैं और V को वेरिएबल, P V टू द पावर गामा, तो इसका हो जाएगा गामा V पावर गामा माइनस 1, और V का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dV प्लस, अब हम V को कांस्टेंट लेंगे, P को वेरिएबल लेंगे, तो V पावर गामा, और जो P है उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे dP, और इधर है कांस्टेंट, इसका हो जाएगा 0, ठीक है। अब आप देखिए dP वाले टर्म को इस साइड ले जाइए, तो P इंटू गामा इंटू V पावर गामा माइनस 1 dV इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस ऑफ V पावर गामा और क्या dP, और dP अपॉन dV करिएगा तो आपको मिलेगा dP अपॉन dV इज इक्वल टू, ये पूरे पार्ट को इधर अपान में ले आइए, तो P इंटू गामा इंटू V पावर गामा माइनस 1 और माइनस V, और अपान में V पावर गामा, ये देखिए V पावर गामा माइनस 1 है और ये है V पावर गामा,
तो v पावर गामा माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए p इंटू गामा और v पावर गामा और v पावर माइनस वन बोल सकते हैं, है ना, v पावर गामा माइनस वन को, और अपान में v पावर में गामा, v पावर गामा से v पावर गामा कैंसिल, v पावर माइनस वन को अपान में ले जाएंगे तो प्लस में v बनेगा, तो क्या बचा माइनस और ये गामा p और अपान में क्या v, यानी dp अपान dv इज इक्वल टू माइनस गामा p अपान में v। ये हमें मिल गया क्या, यही वाला रिलेशन जो कि स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम ये p इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी बायल्स लॉ को पार्शियल डिफरेंशिएट करें तो हम आइसोथर्मल प्रोसेस में जो कर्व बनता है, जो ग्राफ बनता है, उसका भी स्लोप यहां से निकाल सकते हैं, और ये एक्जैक्टली आ जाएगा माइनस पी अपान बी, क्योंकि गामा वाला टर्म इसके अंदर है नहीं, इसके अंदर गामा था इसलिए गामा आ गया। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें कि आप जो ये आइसोथर्मल प्रोसेस या एडियाबैटिक प्रोसेस में जो रूल को ये फॉलो करते हैं उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर स्लोप या जो ये पूछ रहे हैं वो हमें मिल जाएगा। अगर डायरेक्ट आपने याद किया तो समय आपका बच जाएगा, आपको तुरंत इसका आंसर मिल जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि दो आपके पास हीट इंजन है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। पहले हीट इंजन के लिए जो सोर्स का टेम्परेचर है वो 852 डिग्री सेल्सियस है और रिजर्वायर या सिंक का टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस है। और देखिए पहले हीट इंजन का जो सिंक है वो दूसरे हीट इंजन का सोर्स बन जाएगा क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। और दूसरे हीट इंजन का अगर ये सोर्स बन गया तो दूसरे हीट इंजन का सिंक क्या होगा, वो होगा 47 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और सिचुएशन ये है कि दोनों की जो इफिशियंसी या दक्षता है वो आपस में इक्वल है, तो आपको बताना है कि जो T डिग्री सेल्सियस है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम इस वाले स्पेस में, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है। सिचुएशन ये है कि आपके पास दो हीट इंजन है, अगर हम इनको नाम दे दें, इसका नाम रख दें H1 हीट इंजन और इसका नाम H2। इस वाले हीट इंजन के लिए जो सोर्स है उसकी वैल्यू दी हुई है कितनी, 852 डिग्री सेल्सियस, और इसके लिए जो सिंक है उसका टेम्परेचर है T डिग्री सेल्सियस। और पहले हीट इंजन का जो सिंक है वो दूसरे हीट इंजन के लिए सोर्स का काम कर रहा है, इसके लिए T1 हो जाएगा। और इसके लिए जो सिंक या रिजर्वायर है उसका टेम्परेचर है कितना, 47 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो दोनों हीट इंजन है वे सीरीज में कनेक्टेड है और इनकी इफिशियंसी जो आएगी ईटा1 और इनकी इफिशियंसी जो आएगी ईटा2, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो आपको पता है ईटा निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपान T1 होता है, जहां T2 मतलब सिंक का टेम्परेचर और T1 मतलब सोर्स का टेम्परेचर। तो पहले हीट इंजन के लिए T2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये T1 की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें हमें 273 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1125 केल्विन। और T2 निकालेंगे तो T2 इक्वल टू हो जाएगा T प्लस 273, इतना हो जाएगा। और इस वाले के लिए ये T1 का भी काम करेगा, और इस वाले के लिए जो T2 निकलेगा वो आएगा इसमें 273 ऐड करने के बाद, यानी कि ये हो जाएगा आपका 320 केल्विन, ठीक है। तो दोनों हीट इंजन के लिए जो टेम्परेचर गिवन था T1 T2 इसको हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। अब दोनों की इफिशियंसी निकाल के दोनों को आपस में इक्वेट कर देते हैं, यानी आप ईटा1 इक्वल टू ईटा2 लिखिए। ईटा1 मतलब 1 माइनस T2 अपान T1, पहले हीट इंजन के लिए T2 कितना है, T प्लस 273, है ना, ये T2 है सिंक का टेम्परेचर, और अपान में T1 कितना, सोर्स कितना है 1125, ठीक है ना। और इज इक्वल टू ईटा2 मतलब दूसरे वाले हीट इंजन की इफिशियंसी 1 माइनस T2 मतलब सिंक कितना है 320 केल्विन, और अपान में T1 इसके लिए सोर्स का टेम्परेचर कितना है, यही T1 है, जो पहले के लिए सोर्स है वो दूसरे सिंक है, दूसरे वाले के लिए सोर्स है, तो T प्लस 270। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको T की वैल्यू मिल जाएगी, 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बन जाएगा T प्लस 273 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1125 और गुणे में 320, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आई थिंक कुछ ऐसा आता है 3,60,000 के आसपास कोई वैल्यू आ जाती है ये, है ना, 3,60,000। और ये हो जाएगा T प्लस 273 का होल स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, ये देखिए 36 और ये 4 जीरोज हैं, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या मिलेगा, ये आ जाएगा T प्लस 273 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट लेंगे कितना आ जाएगा 60, 6 इंटू 6 करेंगे 36 नहीं 600 आ जाएगा, है ना 600। तो यहाँ से T इक्वल टू कितना आ जाएगा 600 माइनस में 270, 327 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। यानी ये जो आंसर आया था ये तो अभी केल्विन में आया था ना, क्योंकि हमने इसको 273 ऐड कर लिया था तब ये केल्विन में आया था। हमें T की वैल्यू चाहिए डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस में कितनी आ जाएगी 327 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दोनों की इफिशियंसी को आपस में इक्वेट करके सॉल्व कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसमें आप देख लीजिए ऑप्शन दिया होगा 327 डिग्री सेल्सियस, तो T की वैल्यू आ जाएगी 327 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। और इसमें कह रहे हैं कि
विच रिलेशन इज करेक्ट फॉर आइसोमेट्रिक प्रोसेस। आइसोमेट्रिक प्रोसेस यानी सममेट्रिक प्रोसेस के लिए कौन सा इक्वेशन करेक्ट है। तो आप ध्यान रखें, जैसे हमने पीछे आपको बताया था कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जब हम एंट्रोपी निकालते हैं तो चेंज इन एंट्रोपी जीरो आता है, और इसलिए हम इसको सम यानी आइसो एंट्रोपिक भी बोलते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारे पास एक और है जिसका नाम है क्या, आपने पढ़ा होगा आइसो, इसको हम बोलते हैं आइसोकोरिक। आइसोकोरिक मतलब जिसका वॉल्यूम सम आयतनिक जिसको बोलते हैं, तो सम आयतनिक प्रोसेस में वॉल्यूम सेम होता है, इसी को हम आइसोमेट्रिक भी बोलते हैं। ये आप ध्यान रखिए, ये दूसरा नाम दोनों का याद रखिए। तो आइसोमेट्रिक का मतलब कि आइसोकोरिक, आइसोकोरिक जिसको हम सम आयतनिक बोलते हैं, जिसका आयतन यानी कि वॉल्यूम सेम होता है, और अगर इसका वॉल्यूम सेम है तो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, जीरो। चेंज इन वॉल्यूम जीरो होने का मतलब क्या, चेंज इन वॉल्यूम जीरो होने का मतलब वर्क डन हो जाएगा P इंटू डेल्टा वी के अकॉर्डिंग क्या, जीरो। वर्क डन का ये फार्मूला होता है। और अगर वर्क डन जीरो हो गया तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू से डब्ल्यू की वैल्यू जीरो रखेंगे तो आ जाएगा डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या, डेल्टा यू के। तो इसका मतलब कि डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू वाला जो इक्वेशन है वही करेक्ट रिलेशन होगा आइसोमेट्रिक के लिए, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पर तभी पहुंच पाएंगे जब आपको पता होगा आइसोमेट्रिक का मतलब आइसोकोरिक यानी कि सम आयतनिक प्रोसेस, यानी कि वॉल्यूम में चेंज जीरो यानी वर्क डन जीरो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, एन आइसोथर्मल प्रोसेस विच वन इज नॉट ट्रू, मतलब इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस यानी समतापी प्रक्रम के लिए क्या इसमें से सत्य नहीं है, क्या इसमें असत्य है। जैसे इसमें कह रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसमें कह रहे हैं कि आंतरिक ऊर्जा यानी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, इसमें कह रहे हैं कि एनर्जी का हीट का ट्रांसफर नहीं होता है ना, हीट का ट्रांसफर नहीं होता। इसमें से कह रहे हैं कि इसमें से कोई भी नहीं। आपको क्या बताना है, कौन इसमें असत्य है, कौन सा सही नहीं है, किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो आप देखिए टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ये तो सच बात है आइसोथर्मल के लिए। आइसोथर्मल में टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, हमें असत्य वाला ढूंढना है। इंटरनल एनर्जी डज नॉट चेंज, आपको पता है टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होती, क्योंकि इंटरनल एनर्जी एक यूनिक फंक्शन होती है टेम्परेचर की, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और अगर आइसोथर्मल प्रोसेस या समतापी प्रक्रम है तो टेम्परेचर नहीं बदलेगा, और टेम्परेचर अगर नहीं बदलेगा तो एनर्जी भी नहीं बदलेगी, यानी ये वाला भी करेक्ट है, लेकिन हमें इनकरेक्ट वाला ढूंढना है। तो यहां पर एक ऑप्शन दिया हुआ, नो हीट इंटर्स आर लीव्स द सिस्टम, यानी किसी भी सिस्टम के अंदर किसी भी उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, ये हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये इनकरेक्ट है। और ये इनकरेक्ट वाला पूछ रहे हैं, ये कंडीशन होता है एडियाबैटिक या रुद्धोष्म प्रक्रम का, जिसमें उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। तो आइसोथर्मल के लिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है, जो कि हमारे लिए सही। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर ये भी सही ना होता फिर हम ये बोलते कि इसमें से कोई भी सही नहीं है, फिर हम ये ऑप्शन लेते, लेकिन ये तो हमारे जो हमें नीड थी वो मिल गया हमें, इसलिए ये ऑप्शन नहीं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं, अ गैस एट स्टेट ए चेंजेस टू स्टेट बी थ्रू पाथ 1 एंड 2 shown in the figure, the change in the internal energy delta U1 and delta U2 respectively। इसमें देखिए एक पीवी वक्र दिया हुआ, पीवी कर्व दिया हुआ है, और इस कर्व में आपको क्या बताना है, आपको बताना कोई गैस स्टेट ए से स्टेट बी में जा रहा है, एक बार इस रास्ते से एक बार इस रास्ते से, इस रास्ते से जब जा रहा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U1, इसमें जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो डेल्टा U2। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन, मतलब इनके लिए कौन सा रिलेशन करेक्ट है। बड़ी सिंपल सी बात है, आपको पता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब आप जा रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं और टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो रही होगी, है ना। यानी अगर हम इसका टेम्परेचर यहाँ T1 लें और इसका टेम्परेचर T2 लें, तो टेम्परेचर में चेंज होना मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज होना, और इंटरनल एनर्जी में चेंज, इधर से जा रहे हैं तो डेल्टा U1 और इधर से जा रहे हैं तो डेल्टा U2। लेकिन एक बात बताइए कि इंटरनल एनर्जी का चेंज तो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। आप T1 से T2 टेम्परेचर में गए, चाहे आप इधर से जाइए चाहे आप इधर से जाइए, तो दोनों ही केस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, यहां एक ऑप्शन दिया है डेल्टा U1 डेल्टा U2 दोनों इक्वल है, लेकिन जीरो के इक्वल है, जीरो के इक्वल। तो ये जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि पहली बात ये पीवी कर्व में ये जो कर्व बना हुआ है ये आइसोथर्मल कर्व नहीं है। आइसोथर्मल कर्व जिसमें हम कहते हैं कि टेम्परेचर, यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर मतलब प्रेशर अलग है, वॉल्यूम अलग है, लेकिन टेम्परेचर दोनों जगह पर सेम है, ये हम यहाँ पर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो हम P और V के लिए आइसोथर्मल कर्व
आइसोथर्मल प्रोसेस का हम ये कर्व एक्सपेंशन का या फिर ये कंप्रेशन वाला खींचते हैं तो ये ग्राफ कुछ हमें इस टाइप का मिलता है ना, आइसोथर्मल का। और एडियाबैटिक का थोड़ा और ज्यादा, मतलब ऐसे आपने देखा होगा ना, कार्नो हीट इंजन में जो साइक्लिक प्रोसेस आपने देखा था, ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था। ये हमारा आइसोथर्मल था, ये हमारा आइसोथर्मल था। ठीक है, ये ऐसा प्रोसेस नहीं, यानी टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, बस ये है कि टेम्परेचर T1 से T2 जा रहा है तो इधर से भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी और इधर से भी सेम होगा, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, पाथ पर डिपेंड नहीं करती। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, लेकिन जीरो के इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये सिंपल सी वही बात है कि U इज यूनिक फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, फॉर अ परफेक्ट रेफ्रिजरेटर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के इज, मतलब एक आदर्श प्रशीतित्र के लिए या रेफ्रिजरेटर के लिए निष्पादन गुणांक के की वैल्यू कितनी होगी। तो हमने शुरुआत के क्वेश्चन में आपको बताया कि अगर हम आइडियल केस की बात करें यानी परफेक्ट केस की बात करें तो उस केस में हम मान सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर के केस में जो हमने एक्सटर्नल वर्क डन किया हुआ है वो जीरो हो सकता है, बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, है ना। तो आइडियल रेफ्रिजरेटर की बात करें तो W यानी वर्क डन जीरो हो जाएगा, और वर्क डन जीरो होने से K की वैल्यू जो फार्मूला होता है K इक्वल टू Q2 अपॉन W, तो W की वैल्यू जीरो रखेंगे तो K की वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। लेकिन ये आइडियल केस है और इन्होंने आइडियल पूछा है तो K की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीवी डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट्स एन आइसोथर्मल प्रोसेस, एक समतापी प्रक्रम को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा पीवी वक्र सबसे बेस्ट इसमें से रिप्रेजेंटेशन होगा समतापी प्रक्रम यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है, आप चारों ग्राफ इसमें देख सकते हैं, कौन सा करेक्ट है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं कि इन रिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, रिवर्सिबल प्रोसेस यानी उत्क्रमणीय प्रक्रम में ब्रह्मांड की एंट्रोपी घटती है, बढ़ती है, या सेम रहती है, या फिर चेंज होती रहती है यानी फ्लक्चुएट होती रहती है। देखिए, इसके लिए आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये फार्मूला है डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू और अपान में टी। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी के लिए आप ध्यान रखें हमेशा चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होती है, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होती है, चाहे प्रोसेस साइक्लिक मतलब रिवर्सिबल हो या फिर इरिवर्सिबल हो। रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय प्रक्रम, इरिवर्सिबल यानी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जिसमें हम एक किसी पर्टिकुलर स्टेट से होते हुए दूसरे स्टेट में जाएं, जिसको हम डायरेक्ट प्रोसेस बोलेंगे। तो जब हम वापस आए तो उस पर्टिकुलर के जैसे जैसे कंडीशन में हम आगे बढ़े थे उसी कंडीशन में वापस आए। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, कोई पिस्टन है और मतलब सिलेंडर है, उसमें पिस्टन लगा हुआ है, आप इसको प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो आप सपोज प्रेशर बढ़ा रहे हैं और प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घट रहा है, प्रेशर आप बढ़ा रहे हैं और वॉल्यूम घट रहा है, तो किसी एक प्रेशर पर कुछ वैल्यू होगी वॉल्यूम की, फिर प्रेशर और बढ़ाने पर वॉल्यूम कुछ और कम होगा, उसकी कुछ एक वैल्यू होगी। यानी हर एक पर्टिकुलर प्रेशर पर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा, एक पर्टिकुलर प्रेशर पर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा। अगर ऐसे करते करते हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसको हम डायरेक्ट प्रोसेस बोलेंगे, तो वापस आने पर एकदम सेम चीज रिपीट होगी, है ना। जब वॉल्यूम हम बढ़ाने लगेंगे तो वही प्रेशर मिलना चाहिए था जो जाते टाइम आपको मिला हुआ था, है ना। जब इस वॉल्यूम पर आए तो हमें यही प्रेशर मिलना चाहिए, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो ये पिस्टन वाला जो केस है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, किसी एक सिस्टम के ऊपर आपने वर्क किया, वर्क करने के बाद जितना इसका जो टेम्परेचर बढ़ रहा था, जब आप ये सिस्टम खुद वर्क करेगा और अपना वॉल्यूम बढ़ाएगा तो उतना ही टेम्परेचर कम होते जाना होगा, तो इसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोल सकते हैं। लेकिन नेचर में जो भी प्रोसेस होता है जो अपने आप प्रोसेस होते हैं, नेचुरल प्रोसेस मतलब अपने आप होने वाले प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडियो एक्टिविटी, ये सारे जो नेचर में होने वाले प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप याद रखें इस क्वेश्चन के केस में कि ये जो फार्मूला है डेल्टा क्यू बाई टी इज ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों प्रोसेस के लिए अप्लीकेबल होता है। अगर हम सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें, सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर हम देखें तो उसके लिए एंट्रोपी में जो चेंज निकल के आता है वो आता है इक्वल टू जीरो, मतलब ये जो इक्वल टू वाला साइन है ना वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। अगर हम इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए यानी जो नेचुरल प्रोसेस होता है उसमें चेंज इन एंट्रोपी हमेशा जीरो से ज्यादा होता है, यानी आप कह सकते हैं एंट्रोपी लगातार बढ़ती है। इसीलिए हम कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो लगातार बढ़ रही है ना, क्योंकि यूनिवर्स में जो भी प्रोसेस हो रहे हैं वो इरिवर्सिबल है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी जीरो से ज्यादा यानी पॉजिटिव, दैट मीन्स
इंक्रीमेंट इन एंट्रोपी होती है। तो ये बातें आप याद रखें। और ये जो रिवर्सिबल वाले केस में एंट्रोपी जीरो निकल के आता है, चेंज इन एंट्रोपी जीरो आता है, इसको हम क्लासियस थ्योरम भी बोलते हैं। तो ये एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्लासियस थ्योरम इसमें से कौन है, तो आप जिसमें ये लिखा होगा डेल्टा एस इक्वल टू जीरो या डेल्टा क्यू अपॉन टी इक्वल टू जीरो, यही क्लासियस थ्योरम है। ठीक है, तो दोनों बातें आप याद रखिए, ये भी सवाल पूछता है और ये भी पूछता है। रिवर्सिबल में एंट्रोपी में चेंज जीरो, कोई एंट्रोपी चेंज नहीं होती यूनिवर्स की, लेकिन इररिवर्सिबल प्रोसेस या नेचुरल प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज होती है, इसलिए उसका चेंज पॉजिटिव आता है, यानी इंक्रीज हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका, है ना, सॉरी, ये तो रिवर्सिबल का पूछ रहे थे, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये वाला आंसर डेल्टा एस इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर ये इररिवर्सिबल हो जाता तो फिर इंक्रीमेंट वाला हो जाता है आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगर डेल्टा यू इंक्रीमेंट इन इंटरनल एनर्जी है, मतलब आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, और W जो है वो वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? जैसे करें डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू आइसोथर्मल प्रोसेस, डेल्टा यू इक्वल टू प्लस डब्ल्यू ये आइसोथर्मल प्रोसेस, फिर करें नहीं ये एडियाबैटिक, फिर करें इसको करें एडियाबैटिक। तो डेल्टा यू इंक्रीमेंट इन इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और W वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो चेक कर लेते हैं क्या रिलेशन हो सकता है। सबसे पहले आइसोथर्मल के लिए दो ऑप्शन दिया है, दो ऑप्शन एडियाबैटिक के लिए। तो आइसोथर्मल में चेंज इन टेम्परेचर होता है जीरो, इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है जीरो, इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के अकॉर्डिंग देखें तो डेल्टा यू की जगह पर होगा जीरो, तो हमें मिलेगा डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या, प्लस में डब्ल्यू। यानी डेल्टा क्यू इक्वल टू प्लस में डब्ल्यू अगर रहता तो हम इसको क्या बोलते देते, इसको हम बोल देते आइसोथर्मल प्रोसेस। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू प्लस डब्ल्यू है नहीं, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू के है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये वाली वैल्यू आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होगी जीरो, और ये जीरो है, लेकिन ये जीरो थोड़ी होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन की कुछ वैल्यू आती है P इंटू डेल्टा वी के अकॉर्डिंग, ये जीरो नहीं आती है, लेकिन डेल्टा यू जीरो होती है। तो डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू के माइनस के बराबर कभी नहीं हो सकती, और यहां से आप देख रहे हैं यहां से भी फिर वही बात है कि प्लस के भी बराबर जीरो नहीं हो सकती, ये वाली वैल्यू जीरो हो गई। तो डब्ल्यू जो है उसका क्यू के साथ रिलेशन है, डेल्टा यू के साथ नहीं, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं। अब इधर आ जाते हैं, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, डेल्टा यू इक्वल टू प्लस डब्ल्यू, लेकिन दोनों ऑप्शन में है एडियाबैटिक, तो कौन सा करेक्ट है ये चेक करने के लिए हम एडियाबैटिक प्रोसेस की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जिसमें कहते हैं कि हीट ना तो लिया जाता है और ना ही दिया जाता है किसी सिस्टम को। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डब्ल्यू, अब यहां से यूज करिए डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा क्यू की जगह पर जीरो रखिए, तो जीरो इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डब्ल्यू, जहां से आपको मिलेगा डेल्टा यू इक्वल टू माइनस में डब्ल्यू। यानी ये अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें तो हमें ये रिलेशन मिल रहा है, तो ये रिलेशन कहां पर है, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, जो कि एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी इसमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। आप आइसोथर्मल के अकॉर्डिंग चेक करिए, दोनों गलत हो जाएंगे, आप एडियाबैटिक के अकॉर्डिंग चेक करिए तो आपको ये मिल जाएगा, यानी ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, इंपॉर्टेंट था। इसके साथ दोनों बातें आप याद रखें, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज जीरो, इरिवर्सिबल के लिए इंक्रीमेंट होता है यानी ग्रेटर देन जीरो। ये वाला जो रिवर्सिबल वाला केस है इसको हम क्लासियस थ्योरम भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है ना। चलिए 17 क्वेश्चन हो गए। कार्नो इंजन का एक टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 100, मतलब आप कह सकते हैं ये सिंक का टेम्परेचर है, ये सोर्स का टेम्परेचर है। आपको इसकी दक्षता यानी इफिशियंसी निकालनी है, फार्मूला पता है, लेकिन आपको वहां से निकालने के बाद परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कोई आंसर मिल जाएगा। ये आपका होमवर्क हो गया। अगला, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है, हमने पीछे बताया भी, बाकी आपको पता है। बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसी वजह से हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। वैसे तो ये सबको पता होता है, बट ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने सब कुछ जानते हुए भी इसको लिख दिया है, ठीक है ना। आप इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको ध्यान देना होगा कि दो यहां पर हीट इंजन की बात हो रही है। एक ऐसा हीट इंजन है जो कि रिवर्सिबल है, और एक दूसरा हीट इंजन है जो कि इरिवर्सिबल है, ठीक है ना। रिवर्सिबल हीट इंजन में क्या होता है, रिवर्सिबल हीट इंजन या रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब जिसमें कोई भी डिसिपेटिव सोर्स या डिसिपेटिव फोर्स आप कह सकते हैं वहां प्रेजेंट नहीं होता है। कोई ऐसा फोर्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए जो उष्मा का ह्रास करे। उष्मा का ह्रास करने वाला कोई फोर्स अगर प्रेजेंट नहीं है, और प्रोसेस बहुत ज्यादा धीरे धीरे हो रहा है, साथ ही सिस्टम के टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ऐसे सभी प्रोसेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। और इसका अगर उल्टा हो गया तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो कह रहे हैं कि हीट इंजन जब रिवर्सिबल हीट इंजन है तो उसकी इफिशियंसी है ईटा आर, और जब वो इरिवर्सिबल हीट इंजन है तो उसकी इफिशियंसी है ईटा आई। ठीक, तो आपको बताना इन दोनों में से कौन सी इफिशियंसी ज्यादा होगी या कम होगी या बराबर होगी। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है, ठीक है।
तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आप रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को अच्छे से समझ जाएंगे, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन आप बताइएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या है, एक हीट इंजन है और वो हीट इंजन पहले 200 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस पर काम कर रहा था, मतलब एक सोर्स होगा एक सिंक होगा। फिर कह रहे हैं कि वो 0 डिग्री सेल्सियस और -200 पर काम करता है, इसमें एक सोर्स होगा एक सिंक होगा, आपको डिसाइड करना है। तो दोनों ही कंडीशन में जब हम इफिशियंसी यानी दक्षता निकालेंगे तो उनका रेशियो निकालना, वो भी η2/η1, मतलब दूसरे वाली कंडीशन का इफिशियंसी अपान में पहली वाली कंडीशन का इफिशियंसी, इनका रेशियो बताना इसमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 22, 23 बहुत ही मतलब अलग टाइप क्वेश्चन है और आपको बहुत ध्यान से करना है। देखिए इस वाले ग्राफ में पीवी ग्राफ दिया हुआ है और 4 डायग्राम यहाँ पर खींचे गए हैं। इसमें कोई आइसोथर्मल है, कोई आइसोकोरिक है, कोई आइसोबारिक है, कोई एडियाबैटिक है ना। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा एडियाबैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 अलग अलग कर्व हैं, अलग अलग कलर से हमने बना दिए हैं। तो इन चारों में से कौन सा एडियाबैटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है आपको बताना है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड या फोर्थ वाला। और इसमें आपको 2 प्रोसेस दिया हुआ है, साइक्लिक प्रोसेस और उसका ये कर्व दिया हुआ पीवी कर्व। एक देखिए क्लॉकवाइज है और दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज वाला छोटा है, एंटी क्लॉकवाइज वाला बड़ा है। आपको बताना है कि इस दोनों प्रोसेस को मिला करके नेट वर्क डन कितना होगा, फाइनल वर्क डन यानी परिणामी कार्य कितना होगा। जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, जीरो होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके हो गए। इन सारे क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा, जो भी 5 से 6 क्वेश्चन हमने दिए हैं। और इसके साथ साथ आप नोट्स एक बार रिवाइज कर सकते हैं। और मैंने कोशिश किया है कि हर एक क्वेश्चन में जितनी भी चीजें हो सकती है वो सब साथ में आ जाए, ताकि आपको इसकी थियरी भी एक तरह से रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। और जो भी इसके बचे हुए टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स के, सीपी और सीवी वाले, गामा वाले क्वेश्चन, उनको हम आगे के लेक्चर में ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर आप पढ़ाई करते रहे और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।